हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मिस्टर एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर के लिए, और हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन स्टार्ट किया है गिवन सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन में हम लोगों ने गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस कर लिया और इस पे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए। साथ ही साथ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम लोगों ने टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया, और अगले संडे को हम लोग गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी टेस्ट करेंगे। ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध रहेगा, जिसे आप जाकर वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो कंटेंट्स आपको यहाँ से मिलने वाला है और क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलने वाला है। तो टेलीग्राम ग्रुप में हमारा जो नाम है UPGIC लेक्चरर फिजिक्स के नाम पे है, आप वहाँ जाके उसको ज्वाइन करिए। साथ ही साथ इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको कंटेंट्स यहीं से मिलेगा। जो स्टडी मटेरियल है, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, पढ़ाऊँगा आपको, वो यहीं से मिलेगा। बट वहाँ पर हमें क्वेश्चन साथ ही साथ टेस्ट वहाँ से मिलने वाला है। और ये पूरी तरीके से जो कोर्स है वो पूरी तरीके से फ्री है, इसमें किसी तरीके का चार्जेस नहीं। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो हिंदी के एक्सपेरेंट साथ साथ इंग्लिश के एक्सपेरेंट दोनों भी तैयारी कर सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल से। और कहीं अगर आपको समस्या आती है तो हमारे जीमेल, व्हाट्सएप और टेलीग्राम किसी में से एक वे से आप मुझसे डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं, और आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। तो बहुत बात ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये 12th लेवल में हम लोग पढ़े थे, फिर बाद में ग्रेजुएशन में भी आता है, लेकिन ग्रेजुएशन में उतना ये रोल नहीं प्ले करता। खासकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ कानपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैंने बेसिक लेवल तक पढ़ाया हुआ है, जिस वजह से मुझे पता है कि इन सब जगहों पे इनका रोल नहीं रहता है। लेकिन इंटर लेवल में इसका बहुत ही अच्छा हम लोग पोर्शन देखते हैं किरचॉफ्स लॉ का, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किरचॉफ्स लॉ का बहुत बड़ा रोल रहता है। लेकिन अब चूंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी टाइम से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, तो उनके लिए बेसिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ज़रा वो चीज़ें बता देना चाहता हूं कि जो बेसिक रूप में हमें इस टॉपिक के लिए ज़रूरत पड़ेगा, उसके बाद हम लोग उस पर आएंगे, टॉपिक पर आएंगे। तो हमारा फिलहाल टॉपिक जो है वो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ का नियम। लेकिन इसके लिए पहले हम लोग ये बता दें कि आप क्या क्या पढ़ना चाहिए हमको। पहले तो हमें सबसे मेन जानना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा क्या है। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट हमें जानना है। अब चूंकि जान ही रहे हैं तो इसमें हम टाइप्स भी जान लेंगे। बहुत 1-2 मिनट की बात होगी, जान लेंगे, अच्छी बात रहेगी, हालांकि इसका बहुत रोल नहीं रहेगा। फिर हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट में इलेक्ट्रिक करंट के बाद रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम रेजिस्टेंस अगर जान रहे हैं तो साथ ही साथ रेजिस्टिविटी जान लेंगे। ओके, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, और कंडक्टेंस। हालांकि इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेजिस्टेंस की तो जरूरत पड़ने वाली है। कंडक्टेंस का अगर घुमा के कुछ पूछ ही लिया तो थोड़ा सा हमें 1-2 मिनट का समय देने में कोई बुराई नहीं है। कंडक्टेंस, तो उसके बाद उससे रिलेटेड कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध और रेजिस्टिविटी को प्रतिरोधकता बोलते हैं। और कंडक्टेंस मतलब चालकता होता है, सॉरी चालन होता है, मतलब किस तरीके कितने इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और ये चालकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे करंट डेंसिटी की। जिसे हिंदी में धारा घनत्व भी कहते हैं, ये बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो होगा वो होगा ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि किरचॉफ लॉ जब यूज करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी रेजिस्टेंस में वोल्टेज वगैरह निकालने के लिए, तो ओम्स लॉ का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। फिर अब हमारा जो मेन पॉइंट आता है वो आता है रेजिस्टेंस में सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल के बारे में, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। उसके बाद हम थोड़ी सी, बहुत ही थोड़ी सी बात सेल की ईएमएफ की करेंगे, ईएमएफ एंड वोल्टेज।
ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, और वोल्टेज आप पढ़ चुके हैं विभवांतर। ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस का रहेगा बात, ये बात। फिर कहीं जाके हम किरचॉफ्स लॉ डिस्कस कर सकते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद, जिसमें ये पॉइंट आप थोड़ा सा, ये 2 पॉइंट्स कह सकते हैं कि सर हम इसको छोड़ सकते हैं, हाँ तो मैं कह सकता हूं आप इसको छोड़ सकते हैं, बट इतने टॉपिक को हम नहीं छोड़ सकते किरचॉफ्स लॉ के लिए। इसलिए हमें बहुत सीरियसली इस वीडियो को देखना चाहिए, वीडियो को एंड तक देखना चाहिए, नोट करना चाहिए, और देखेंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें इनका यूज रहेगा। ठीक है, तो बारी बारी से चलिए डिस्कस करते हैं। बहुत ही कम टाइम में इसे आज खत्म कर लेंगे। ये इसका हिडन पार्ट है। हम लोग बस टॉपिक देखते हैं तो पता लगता है कि ये आ गया, लेकिन जो काफ़ी टाइम से यूज टू नहीं है पढ़ाई में, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, उनके लिए मुश्किल होने वाली है। तो इसलिए मैं ये वीडियो कुछ इस तरीके से, ये लेक्चर सीरीज इस तरीके से तैयार करना चाह रहा हूँ कि जो तैयारी पहले से पढ़ रहे हैं उनके साथ ही साथ जो नया मतलब काफ़ी टाइम के बाद फिर से पढ़ रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं आए हमारे इस चैनल से। चलिए, तो पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। तो मैं बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखूंगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, खासकर जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। तो खासकर इसकी बात करें तो जब चार्ज रुका रहता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहता है उसका, ये हम लोग देख चुके हैं। अब चार्ज हमारा मोशन में आ गया, तो चार्ज जब मोशन में आ गया तो एक वो इलेक्ट्रिक करंट कैरी करता है। ठीक है, तो एक क्या करता है, वैद्युत धारा को अपने साथ ले चलता है। तो कुल मिला के द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called electric current। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, यानी आवेशों के प्रवाह दर को, आवेशों के प्रवाह के समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। बहुत आसान सा डेफिनेशन है। यानी अगर किसी समय में क्यू चार्ज अगर फ्लो कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो Q बाई टी मतलब समय हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो अब देखिए बात करते हैं, चलिए मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है जिसे हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। अब इसमें n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है किसी टाइम t में, तब इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा। तो अगर n इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, n इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू NE। और इलेक्ट्रिक करंट आप देख सकते हैं Q बाई टी, तो Q की जगह हम NE लिख देंगे और T की जगह ये। तो ये टाइम क्या हो जाएगा, NE बाई टी करंट हो जाएगा इस केस में। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एक और छोटा सा देख लेते हैं डेफिनेशन जो बहुत जरूरी है। इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट यानी तत्कालिक धारा। ये क्या होता है, ये आपका होता है I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसका क्या मतलब है कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 का मतलब है कि हम t की वैल्यू जितना छोटा लें उतना अच्छा, जितना छोटा लें उतना अच्छा, जीरो नहीं लेना। मैथमेटिक्स में हम लोग जीरो ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डेल्टा टी टेंस टू 0 का ये मतलब है कि वैल्यू जितना 0 के करीब हो उतना अच्छा, यानी स्मॉल टाइम में मेजर करें। तो तत्कालिक मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट में क्षण पर आप करंट की बात कर रहे हैं।
तो इसलिए टाइम की वैल्यू यानी मेजरमेंट आप जब कर रहे हो, चार्ज जा रहा है उसका अगर मेजरमेंट कर रहे हो तो वो मेजरमेंट का टाइम जो हो वो स्मॉल हो। तो अगर हम स्मॉल वैल्यूज की बात करें तो उसे हम लोग डी से डिनोट करने लगते हैं, तो ये dt हो जाएगा। तो ये भी कितना होगा, जब समय कम है तो चार्ज भी कम हो जाएगा, तो ये dq हो जाएगा। तो ऐसे में हमारा ये फॉर्मूला बनेगा I इज इक्वल टू dq बाई dt। ये हमारा इंस्टेंटेनियस करंट होगा सर्किट में किसी टाइम पर। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या होगा, आप किसी कंडक्टर में अगर देख लीजिए तो अगर आपने कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो प्लस की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो ये इधर आने लगेंगे, है ना। तो करंट जो होगी, करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेगी, यानी करंट जो होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा या पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में चलेगा। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहा है तो प्रोटॉन या जो आयन होगा, पॉजिटिव आयन होगा, वो इधर की तरफ जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट किधर की तरफ होगा, सिंपली लिख लीजिए, इट इज डायरेक्टेड, या डायरेक्शन ऑफ द करंट will be in opposite to the, बहुत सिंपली लिख रहा हूं, opposite to the direction of flow of current, flow of charge, इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। चलिए अब टाइप्स ऑफ करंट की बात करें, प्रकार की, धारा के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ करंट। तो मेनली ये दो तरीके का होता है। एक आपका होता है डायरेक्ट करंट, जो हमारा सेल या बैटरी देता है, डायरेक्ट करंट, जिसे हिंदी में दिष्ट धारा भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में डीसी लिखते हैं, ठीक है। और जो सर्किट, ध्यान दीजिएगा यहां पे, जो सर्किट डीसी करंट के लिए बनाया है, मतलब अगर कोई अप्लायंस है वो सिर्फ डीसी करंट पे काम करता है, तो उसमें या तो लिखा रहेगा या तो ये सिंबल बना रहेगा। एक तो सिंबल आपको प्लस या माइनस का रहेगा, वो टर्मिनल बताएगा कि आपको प्लस और माइनस कहाँ रखना है। लेकिन अगर उस पूरे सर्किट में कहीं ऐसा आपको सिंबल दिख रहा है तो वो सिंबल आपका सर्किट का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो हमारा डीसी करंट के लिए बना है, दिष्ट धारा। दूसरी करंट है अल्टरनेटिंग करंट। हम इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस जान लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, जो हमारे घर में पावर हाउस से बिजली आती है उसको कहते हैं, और इसका हम शॉर्ट फॉर्म एसी बोलते हैं, ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है, अगर ये किसी अप्लायंस पे आपको देखना है कि वो एसी सर्किट है डीसी सर्किट, या तो उसमें एसी लिखा रहेगा या तो ये वेव फॉर्म बना रहेगा, तो आप इससे पहचान सकते हैं कि वो एसी सर्किट है कि डीसी सर्किट है। अब डायरेक्ट करंट क्या होता है, जो ये करंट हमें सेल से मिलती है या बैटरी से मिलती है, ठीक है। ये हमारा आप जान लीजिए कि पावर हाउस से आती है। एक तो ये है, कैसे प्रोड्यूस होता है, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, विद्युत प्रेरण की फिनोमिना से ये प्रोड्यूस होता है। तो इन सब पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बस जानते रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से आती है, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट की वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड होती है और उसका डायरेक्शन भी फिक्स होता है। कैसे,
अगर ये देखें तो कौन देता है इसको, बैटरी या सेल देता है। तो बैटरी से प्लस टर्मिनल से करंट निकलती है और माइनस टर्मिनल पर जाती है। और यहां पर क्या होता है, करंट की वैल्यू और डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं और एक सर्टेन टाइम बाद ये अपने वैल्यूज को रिपीट करती हैं। तो ये आपका होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, याद रखेंगे यहां पर एक बात कि करंट हमेशा नोट करके, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यानी वैद्युत धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाता है। या तरफ बहता है, ठीक है, जो भी आप लिखें, कोई भी एक, इस बात को बहुत अच्छे से आप जानते रहिएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि कैसी क्वांटिटी है ये। इलेक्ट्रिक करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी है, हालांकि इसमें डायरेक्शन भी है, तब भी ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। यानी अदिश राशि। क्यों भाई? क्योंकि ये स्केलर मैथमेटिक्स को फॉलो करता है। इट फॉलोज स्केलर एडिशन, यानी बीजगणितीय योग का ये पालन करता है। ठीक है, स्केलर एडिशन का मतलब बीजगणितीय योग। ओके, जैसे आप देखिए, अभी हम लोग किरचॉफ लॉ में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि ये करंट आ रही है 2 एम्पियर और 1 एम्पियर। तो यहां करंट जो जाएगी वो 3 एम्पियर की हो जाएगी। तो कहीं भी इनके, अगर या इस वायर को मैं ऐसे कर दूं तो ये 3 एम्पियर का ही करंट रहेगा। यानी करंट का डायरेक्शन भले है, लेकिन अगर वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते तो अगर दो फोर्स ऐसे होता, F1 F2, और ये फोर्स कुछ F3 आ रहा है, तो F1 की F2 की मान लीजिए हम लोकेशन चेंज कर देते, ऐसे चेंज कर देते F3, और ये मान लीजिए F2 और F1, तो ये फोर्स की वैल्यूज बदल जाती। F3 जो आप अगर मान लीजिए F3 को कैलकुलेट करते तो F3 की वैल्यू क्या हो जाती, अफेक्टेड हो जाती। ठीक है, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि F1 F2 के कारण F3 प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा नहीं है कि F3 कोई इंडिविजुअल अलग फोर्स है। तो यहां पर देखिए, एंगल का चेंजेस करने पर आपको फोर्सेस की वैल्यू अलग मिलेंगी। लेकिन मैंने जब पहले केस में इसको वायर को यहां रखा था तब भी 3 एम्पियर करंट इसमें वायर में जाएगी इसमें, और अगर मैं यहां पे रख दे रहा हूं तब भी करंट की जो जाने वाली वैल्यू है वो 3 एम्पियर है। तो यहां पर एंगल या वेक्टर का जो प्रभाव है वो आप नहीं देखेंगे जब भी आप करंट को ऐड करेंगे। तो इस वजह से ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर के एडिशन को फॉलो नहीं करता। एक सिंपल सी बात में हम ये भी कह सकते हैं। अब यूनिट की बात करते हैं। यूनिट आप देख सकते हैं I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो Q का क्या यूनिट होता है भाई? Q का यूनिट होता है कूलम, और टाइम का सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या होगा? कूलम पर सेकेंड, या ठीक है, कूलम पर सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड को एम्पियर भी कहते हैं। तो इसका SI यूनिट जो होगा वो एम्पियर होगा। SI यूनिट क्या होगा? एम्पियर होगा। अब बात डायमेंशन की करते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन इसका A होगा। ध्यान से देखिएगा, इसका डायमेंशन A होगा। कैसे भाई? क्योंकि आप देखिए कि हमारी जो मूल राशियां हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जिसे SI यूनिट में रखा गया है, वो 7 हैं, और 7 में एक आपका क्या है? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो जितनी भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूलभूत राशियां हैं, मूल राशियां हैं, उनको एक सिंबल दिया गया है। जैसे मास को क्या किया है? M दिया गया है, लेंथ को L दिया गया है,
और टाइम को टी दिया गया है, टेम्परेचर को थीटा दिया गया है, उसी तरीके से वैद्युत धारा को ए दिया गया है, तो इसका डायमेंशन ए होगा। इस बात का बहुत अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की। तो करंट डेंसिटी क्या होता है कि अगर आप देखिए कि इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए एक वायर है जिसमें ये करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके क्रॉस सेक्शनल यानी इस अनुप्रस्थ छेद से या अनुप्रस्थ काट से कितनी धाराएं जा रही हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, धारा घनत्व, यानी करंट डेंसिटी। यानी द वैल्यू ऑफ करंट flowing per unit cross sectional area which is held perpendicular शॉर्ट में लिखा है to the which is held perpendicular to the flow of current, the value of the current flowing through per unit cross section of area of conductor। यहाँ पे कंडक्टर कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो कंडक्टर which is held perpendicular to the flow of current। ठीक है, तो चलिए इसके हिंदी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो किसी चालक में किसी बिंदु पर अभिलंबवत क्षेत्रफल से गुजरने वाले धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये किसको कैसे डिनोट करते हैं, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ठीक, अब यहाँ पे J हमारा जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि। इसको नोट कर लेंगे कि ये वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इट सेम एज करंट। डायरेक्शन लिख लीजिए शॉर्ट में, सेम एज करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग और नोट करते हैं। एक और हमें पॉइंट चाहिए, वो चाहिए यूनिट का। तो यूनिट आप देख सकते हैं आई अपॉन ए, आई आपका क्या होगा, एम्पियर, और ए एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इसका डायमेंशन क्या होगा, वीमा। तो डायमेंशन देखिए, करंट का ए होता है और मीटर स्क्वायर का L2 होता है, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी L-2A। J का एक और रिलेशन, कोई जरूरत नहीं है, फिर भी जानते रहिए, J इज इक्वल टू NeAVD। ठीक है, तो N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज या चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज,
यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली लेकिन मेरे लिख लेना चाहिए, अनुगमन वेग। अब आते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स पर। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। आई थिंक यहाँ पे ए होना चाहिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, आप देखिए जब भी क्या होता है कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो, या कोई चार्ज फ्लो करता है तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्जेस तो होते नहीं, उसमें आयंस भी होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, इनके रास्ते में एक रुकावट पैदा करते हैं, जिससे ये इनके फ्लो में क्या आती है, रुकावट आती है। तो इस रुकावट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध का नाम देते हैं, रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। सिंपल, ये क्या है, ये आवेशों के प्रवाह के रास्ते में या आवेशों के रास्ते में रुकावट है। सिंपल, बहुत सिंपल ही लिख रहे हैं, आवेशों के प्रवाह में आई रुकावट या बाधा, यानी अपोजिशन, it is a position in the path of flow of charge, ठीक है। इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। और ये आया कहां से, आया इसका सही जो एक्चुअल मेजरमेंट मिला वो ओम्स लॉ से मिला। तो ओम्स लॉ को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो R इज इक्वल टू होता है V अपॉन आई। किसी कंडक्टर के लिए V अपॉन आई यानी कि उसके क्रॉस पोटेंशियल और करंट, उसमें फ्लो होने वाले करंट की रेशियो को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, या प्रतिरोध बोलते हैं। थोड़ा सा और इस पे डेफिनेशन थोड़ा सा एक कंडीशनली और भी बनता है, टेम्परेचर वगैरह की बात करते हैं, वो हम अगली जब ओम्स लॉ बात करेंगे तो उस पर करेंगे। तो V अपॉन आई को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे किसी भी कंडक्टर में। फिलहाल जैसे अगर हम समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कर लीजिए कि ये हमारा कंडक्टर है जिसके सिरे पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है और इसमें फ्लो होने वाली करंट I है। तो V अपॉन आई आपको क्या देगा, इसका रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, पहले यूनिट तो वोल्ट पर एम्पियर, क्योंकि इसे फाइंड करने का तरीका ओम ने दिया था इस वजह से ओम भी बोला जाता है। तो 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर। इसका एक सिंबल है हेडफोन जैसा, बड़ा फेमस है, आपको याद होगा, ये इसका सिंबल हो गया एक। अब नेक्स्ट, ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। नेक्स्ट डायमेंशन की बात करते हैं, यानी बीमा की, बहुत जरूरी है इसके बारे में बात करना। तो इसका डायमेंशन कितना होगा भाई, निकाल सकते हैं हम, निकालना आपको आता होगा, ml2T-3A-2, ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन है, ठीक। जिस किसी को डायमेंशन में निकालने की समस्या होगी वो आप प्लीज़ मेरे को बताएंगे, तो मैं किसी वीडियो में इसका सोल्यूशन दे दूंगा कैसे निकालता जाता है, लेकिन हालांकि सभी को क्लियर होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, यानी प्रतिरोधकता की।
तो प्रतिरोधकता है क्या भाई कि हमारे पास मान लीजिए लंबा सा वायर है और इसका रेजिस्टेंस दे दिया 10 ओम या 100 ओम दे दिया मान लीजिए, ठीक है। तो इसके और क्या क्या दी है, इसकी लेंथ दी है, मान लीजिए लेंथ दी है 100 मीटर और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रहा है 1 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे केस में इसके पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स अगर हम 1 मीटर स्क्वायर का वायर ले लें या 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का एरिया का वायर ले लें और उसकी लंबाई 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर रखें, अगर मीटर स्क्वायर ले रहे हैं एरिया तो मीटर का लेंथ लेंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया ले रहे हैं तो सेंटीमीटर लेंथ लेंगे, तब उस पर्टिकुलर वायर का रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या बोला जाएगा, रजिस्टिविटी बोला जाएगा, ठीक है। तो रजिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, एक सिंबल है जिसे हम लोग रो बोलते हैं, RHO, रो नहीं रहा है लेकिन फिर भी ये रो है। तो R इज इक्वल टू होता है, यानी रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, जितना लंबा वायर लेंगे उतना क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये कि उसकी मोटाई के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मोटा वायर है तो रेजिस्टेंस कम होगी, पतला वायर है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो इन दोनों को अगर मिला के लिखें तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक हम कांस्टेंट लगाते हैं जिसे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसे रेजिस्टिविटी का भी नाम देते हैं। तो रो क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा आपका RA बाई L, ठीक। रो ही डिसाइड करता है, यानी प्रतिरोधकता डिसाइड करता है कि किस मटेरियल का कितना या हर मटेरियल की रेजिस्टेंस अलग क्यों होती है, तो ये ही डिसाइड करता है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर हम A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर ले लें और L इज इक्वल टू 1 मीटर ले लें तो रो कितना हो जाएगा, R। यानी कोई वायर है जिसकी मोटाई 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर है, तो उस वायर की जितनी रेजिस्टेंस होगी वो उसका रेजिस्टिविटी बोला जाएगा। तो देन ऐसे लिखेंगे, सो रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ 1 मीटर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड area of cross section 1 meter square. The resistance of wire of length 1 meter and area of cross section 1 meter square is called resistivity, ठीक है। जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं 1 मीटर लंबे 1 मीटर स्क्वायर चौड़े या मोटे, लिख लो मोटे, तार की तार के प्रतिरोध को उसका प्रतिरोधकता कहा जाता है। इसे अपनी कॉपी में लिखे, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यूनिट क्या होगी भाई इसकी, तो अगर देखें तो रो इज इक्वल टू RA बाई L, यानी ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो 1 मीटर मीटर कैंसिल हो गया तो इसका यूनिट आ जाएगा ओम मीटर। अच्छा, दूसरा ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तीसरा इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने डायमेंशन लिखा, रो R का लिखा ML2T-3A-1, एरिया का L2 हो जाएगा और लेंथ का L नीचे, तो आपको एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक L2 और एक L ऐड होके आपको देगा ये ML3T-3A-1। तो डायमेंशन इसका ये होने वाला है ML3T-3A-3।
चलिए नेक्स्ट हमारा देखिए क्या हमें जानना है, कंडक्टिविटी। यानी चालकता। तो चालकता क्या होगा भाई, रेजिस्टेंस का उल्टा, इसे जी से डिनोट किया जाता है किसी किसी नोटेशन में। यानी आपको रेजिस्टेंस पता लग जाए तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, अब यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ओम इनवर्स। यानी जैसे आप समझिए कि आप रोड पे चल रहे हैं, तो रोड पे जब चल रहे हैं तो आपके सामने ट्रैफिक जैम है, तो वो रेजिस्टेंस है, लेकिन आप किनारे से क्या कर रहे हैं, निकल पा रहे हैं, तो वो आपकी कंडक्टिविटी है। यानी किसी रास्ते में कितनी आसानी है वो कंडक्टिविटी है। तो रेजिस्टेंस का उल्टा ही होगा, ठीक है। और डायमेंशन इसका आप निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस का उल्टा कर देंगे तो m माइनस, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस का, तो m माइनस L माइनस 2 T पे प्लस 3 और A पे प्लस 1, A पे प्लस 1, एक मिनट चेक करने दीजिए, ये माइनस 2 होना चाहिए यहाँ पे, उसमें आप करेक्ट कर लीजिएगा, तो ये पे 2 होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट, अगर कंडक्टिविटी है, अब नेक्स्ट कंडक्टेंस। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम नहीं बता सकते, लेकिन विशिष्ट चालकता का नाम दिया जाता है अक्सर, तो इसे भी आप कंडक्टेंस सी से डिनोट कर लीजिए। ये रजिस्टिविटी का उल्टा है, यानी प्रतिरोधकता का उल्टा कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टेंस होता है। इसको भी उसी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। ये हो गई बात आपकी रेजिस्टेंस से रिलेटेड। यहां पर आप नोट कर लीजिए कि रजिस्टिविटी डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट मटेरियल, फॉर डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीरीज पैरेलल की, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो देखिए रेजिस्टेंसेस को अगर हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दें, रेजिस्टेंस का ये सिंबल है। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसको गिनना नहीं है, 1 2 3, फिर ये नहीं रिप्रेजेंट करता कि ये क्वांटिटी ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। दैट मीन्स अगर आपने एक कहीं देखा कि 3 है और एक आपने देखा कि 10 है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा या कम है, ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू देगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो अगर हमने क्या किया, रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया कि पहले का लास्ट एंड, यानी इसका दूसरा एंड और इसके पहले एंड आपस में कनेक्टेड है। या अगर आप सोचो कि आप किसी सर्किट में देख रहे हो और करंट के जाने का रास्ता आप देखो, कि अगर करंट का जाने का रास्ता सिर्फ एक हो किसी भी सर्किट में, तो उस सर्किट को सीरीज कॉम्बिनेशन एज्यूम किया जाएगा। तो यहां देखो करंट आपके पास इधर से गया, इधर से आया, तो यहां पे सिर्फ एक रास्ता है, तो इसको हम कह सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन चाहे आप कह लीजिए कि एंड बाय एंड कनेक्टेड होते हैं, 1 by 1 कनेक्ट होते हैं, या सिंपल कि करंट का एक रास्ता हो। मैं एक सिंपल सा डेफिनेशन, करंट का एक रास्ता हो, यानी कुछ भी आपको सर्किट दिया जाए तो जहां पर भी आपको करंट का सिर्फ एक रास्ता मिलेगा वो सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन बोले जाएंगे। यानी दो या दो से अधिक आपके रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट कर दिया जाए और उस तरीके से कनेक्ट किया जाए कि करंट का सिर्फ क्या हो, एक रास्ता हो, ठीक है, तो उनको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत क्या होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत ये होती है कि सब में करंट सेम होता है। यहां पे प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंस,
यानी सभी प्रतिरोध में धारा समान होती है, इसको लिख लीजिए, सभी प्रतिरोध में धारा समान होती है। उसी तरीके से पोटेंशियल आपका डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंसेस आर डिफरेंट। तो सभी रेजिस्टेंसेस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन अगर इन केस आपको मान लीजिए कि 2 रेजिस्टेंसेस दिए हैं, 3 रेजिस्टेंसेस दिए हैं, तीनों की इक्वल वैल्यू है, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी इक्वल होगा, बट दे हैव इक्वल वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द रेजिस्टेंस आर द सेम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको काम देंगे, टाइम बचाएंगे आपका। यानी आप हिंदी में लिख सकते हैं कि सभी प्रतिरोधों के किनारे का या सभी प्रतिरोध के पर विभवांतर अलग अलग होंगे, लेकिन अगर उनके मान समान है तो विभवांतर भी समान होगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा यहां तक हम लोग को। आगे चलते हैं हम लोग। इसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? जैसे आपने 2 रेजिस्टेंस लगा दिया, ये 10 वोल्ट की करंट, 10 वोल्ट की आपने बैटरी लगा दी, 5 एम्पियर की करंट जा रही है R1 R2। तो आपने R1 और R2 को इस तरीके से रिप्लेस किया, जैसे मान लीजिए R से आपने रिप्लेस कर दिया, बैटरी भी आपका 10 वोल्ट रहे और करंट भी आपकी 5 एम्पियर रहे। तब इस R को क्या कहेंगे? इन दोनों का इक्विवेलेंट, समतुल्य, मतलब ये दोनों जो मिलकर यहां काम कर रहे हैं, दैट मीन्स 5 एम्पियर की करंट फ्लो होने दे रहे हैं। अगर कोई रेजिस्टेंस इसी तरीके से आ जाए, इनको रिप्लेस करे और 5 एम्पियर का करंट फ्लो कराए, 5 एम्पियर की करंट फ्लो कराए सेम पोटेंशियल के साथ, तो उनको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला जाएगा। तो R इज इक्वल टू यहां पर कितना आने वाला है? R1 प्लस R2। अगर 2 रेजिस्टेंसेज हैं, अगर 3 है या n है, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट Rn, या R इज इक्वल टू सिग्मा I स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गोज टू n Rn। चलिए, तो जहां पर बच्चे जहां पर आपको रेजिस्टेंसेस बढ़ाना हो, किसी सर्किट में आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए 2 और 3 ओम का रेजिस्टेंस हमें दिया है और कह दिया जाए 5 ओम का बनाना है, तो हम उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर देंगे। चलिए, नेक्स्ट हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसे हम लोग समांतर क्रम में बोलते हैं। तो समांतर क्रम में यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं? कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि उनके एक एंड, देखिए इन दोनों का पहला एंड और दूसरा एंड, तो अगर पहले एंड की बात करें तो किसी एक पॉइंट से, और दूसरे एंड की बात करें तो वो भी किसी अनदर सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। या अगर हम सिंपल डेफिनेशन में बोलें तो अगर एक कोई सर्किट करंट को डिफरेंट रास्ता प्रोवाइड कराती है, जैसे देखिए यहां पर करंट कुछ पार्ट इधर जाएगी, कुछ पार्ट इधर जाएगी, फिर जाके ये मान लीजिए I करंट आई है और यहाँ पे I1 जा रही है, यहाँ पे I2 जा रही है, तो फिर ये जुड़ के I हो जाएगी। तो अगर कोई सर्किट इलेक्ट्रिक करंट के लिए 2 रास्ते या 2 से ज्यादा रास्ते प्रोवाइड कराती है और वापस जाके क्या हो जाती है, सेम मिल जाती है, तो ऐसे एक सर्किट को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सिंपल सी बात, ये इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा रास्ता मिलता है, एक से ज्यादा रास्ता विद्युत धारा को मिलता है, फिर वे वापस किसी बिंदु पर मिलते हैं, मिलकर पहले
जैसा धारा बनाते हैं। याद रखिएगा, ये आखिरी पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक करंट आया, आपने ये कैसे ले लिया रास्ता, ये कैसे ले लिया रास्ता, अब ये कहीं और चला गया, ये कहीं और गया, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ये है कि एक से ज़्यादा रास्ता मिले, फिर लेकिन वापस आके वो फिर से वही करंट बनाए, तब उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जा सकता है, अदरवाइज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं बोला जा सकता। मैं बुक इस डेफिनेशन की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, आपके पास बुक है, आपके पास मटेरियल है, लेकिन ऐसा कुछ जो आपको एग्जाम में तुरंत याद आए, तुरंत क्लिक करे सीरीज ऑफ पैरेलल निकालने के लिए, मैं कुछ वैसा बताना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैंने इसको ऐसे बताया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की जरा खासियत देख लेते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत यह है कि ये एक से ज्यादा करंट रास्ता प्रोवाइड करता है। दूसरा, अगर हम दो रेजिस्टेंस को, पहले इसका इक्विवेलेंट देख लेते हैं, इक्विवेलेंट समतुल्य। अगर दो रेजिस्टेंसेस को हमने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया इस तरीके से कुछ, तो ये क्या करेगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस r2। ये आपका 2 के लिए हो गया। लेकिन अगर हमारे पास 2 से ज्यादा या 3 से 4 इस तरीके से हो, n हो, तो 1+r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट 1/rn, जिसे आप और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 1/r इज इक्वल टू सिग्मा i स्टार्टिंग फ्रॉम 1/ri। इसको वैसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। तो दूसरा, अगर आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या किया है, कनेक्ट किया हुआ है, तो देखिए यहां पे क्या होगा, आपको रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल सेम मिलेगा। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि इस और इसके जो पोटेंशियल यहां पर आपको आएगा वो इक्वली इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे क्या होगा, सेम होगा, यानी विभवांतर सेम होगा। पोटेंशियल ड्रॉप आर सेम अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस। सभी प्रतिरोधों के किनारे पर विभवांतर क्या होगा, समान होगा, आर द सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस। लेकिन करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, करेंट्स आर डिफरेंट। बट इफ, लेकिन अगर रेजिस्टेंसेस सेम है, सारे रेजिस्टेंसेस सेम है, तो करंट भी सेम हो जाएगी। बट करंट will be same when all the resistances are same। जबकि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं सब में ये रूल लगा लेंगे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के रूल्स लिखे जा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब लास्ट बात यहां पे नोट करनी है कि करंट ज्यादा किस में जाएगी। जैसे आपको मैंने दे दिया, ये मान लीजिए 5 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया, और यहां आपको इसको मैंने 2 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही पूछ लिया कि धारा का मान किस में ज्यादा हो, आपको कैलकुलेट नहीं करना। तो जिस तरफ आप समझिए कि रेजिस्टेंस कम मिलेगा उस तरफ ज्यादा करंट जाएगी। तो करंट का बहाव एक पानी के बहाव जैसे है कि अगर आप किसी पानी के जमीन पे गिरा दीजिए तो पानी उधर के ही तरफ जाता है जिधर ढलान ज्यादा हो। ढलान ज्यादा होने का मतलब पानी के लिए रास्ता आसान। तो करंट का बहाव भी कुछ इसी तरीके से होता है कि जिधर उसको आसान रास्ता मिलेगा उधर वो ज्यादा जाने की कोशिश करेगा। लेकिन क्षमता के अनुसार भाई सबकी अपनी क्षमता होगी। 5 ओम या 10 ओम को उसको प्रवाह करने की अपनी क्षमता होगी कि कितना करंट वो एक साथ जाने देगा। तो समझने वाली बात है। लेकिन एक समय पे आप अगर देखेंगे तो आपको कम रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट मिलेगी। तो यानी जहां पे आपको आसान रास्ता दिखेगा करंट ज्यादा से ज्यादा उधर जाने की कोशिश करेगी। अब उसकी कितनी वैल्यू जाएगी उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यही तो हमें करना है इस पार्ट में।
चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, वीडियो को बहुत बड़ा न बनाते हुए, तब भी ये वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया। अगली वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ की बात करेंगे और किरचॉफ्स लॉ पे डायरेक्ट पहुंचेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहा, अगर हम इसको मिस कर देंगे तो किरचॉफ्स लॉ लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। एक दो चीज़ों को और देखना है हमें कैपेसिटर को भी इंक्लूड कर लेंगे ताकि हम सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी देख लें कि क्वेश्चन छूटने न पाए। कैपेसिटर के, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कैपेसिटर भी किरचॉफ्स लॉ में ले लेते हैं, कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं तो क्वेश्चन टफ बन जाता है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे ताकि क्वेश्चन ना छूटने पाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है, और अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक करना ना भूलिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। साथ ही साथ शेयर कीजिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचे और हम भी किसी तरह से लोगों के बीच पहुँच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस नेक्स्ट वीडियो भी मिस मत करिएगा, वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।